अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कश्मीर इलेक्शन के बाद आज भी सियालकोट में PP38 में बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें PTI की पोजीशन कदरे बेहतर है और PMLN जो है वो दूसरे नंबर पर फिलहाल दिखाई दे रही है, जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज है। सिर्फ हवाला देना यह था कि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि कौमी सियासत पर PTI की गिरफ्त मजबूत होती चली जा रही है और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन आपसी इख्तिलाफात का शिकार होकर कहीं गुम हो गई है। जिसका कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बनता था तो यही बात की जाती थी कि जब तक अपोजिशन मुत्तहिद नहीं होगी वो कोई हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकती। हमने देखा कि अपोजिशन मुत्तहिद हुई भी और फिर मुंतशिर भी हुई। तो बहरहाल मुख्तसरन ये है कि इससे जो PTI की हुकूमत है, आज ऐलान सामने आया है कि 18 अगस्त को, यानी उनकी जब 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर वो 3 साल कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट भी जारी करेंगे। जब रिपोर्ट जारी करेंगे तो ज़रूर उस पर बात करेंगे। फिलहाल जिस पर बात करनी है, गवर्नर स्टेट बैंक ने भी जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया उस पर भी उन्होंने ये कहा कि 3.94 जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेन किया है। जो इन्फ्लेशन रेट है 9.7 था अप्रैल 2021 में और अब जो है वो 8.9% पे आ गया, यानी महंगाई जो सबसे बड़ा चैलेंज थी हुकूमत की उसको अब कंट्रोल करने में कुछ हद तक कामयाबी की तरफ गामजन है, यानी कुछ हद तक कंट्रोल किया है। इसी तरह से इसी किस्म की एक्नॉलेजमेंट IMF की तरफ से भी आई है। उन्होंने भी कहा है कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल जो ग्रोथ रेट है वो 3.9 वहाँ से भी एक्नॉलेजमेंट आई है। तो ये वो चीज़ें हैं। अब अपोजिशन का लाएअमल क्या होगा? पीपल्स पार्टी आज भी चाहती है और कश्मीर इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कहा दोबारा आ जाए, PDM पे मिलकर हुकूमत को हटाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बातें भी होती है कि जी 3 साल गुजर गए, 2 साल और गुजरने दें। क्या अपोजिशन खामोशी के साथ, सब्र के साथ 2 साल और गुजारने देगी? इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। जो आज के पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शुनीला रूथ साहबा मेरे साथ, शुमाइला रूथ साहबा मेरे साथ, सॉरी शुनीला मैं सही पढ़ रही थी, यानी शुनीला रूथ साहबा MNA है PTI की, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके टाइम का। सिद्दीक अल फारूक साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया सिद्दीक अल फारूक साहब आपका भी। शहजादा जुल्फ़िकार साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कोयटा स्टूडियो से हमारे साथ हैं। जी शहजादा जुल्फ़िकार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। शुनीला साहिबा, क्या आपको भी ये महसूस हो रहा है या पिछले दिनों ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं अपोजिशन आपको टफ टाइम दे रही है, लेकिन अब सूरत हाल कुछ अंडर कंट्रोल है? देखें, जो है अपोजिशन कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब का अपना अपना इंटरेस्ट है। ये इकट्ठे होते हैं सिर्फ, हर एक का अपना होता है। हाँ बिल्कुल, किसी एक एजेंडा नहीं है ना, हाँ, उनका एजेंडा एक नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इनका एजेंडा एक नहीं है, इनका अपना अपना इंटरेस्ट है। हर एक का जैसे आपने कहा होता है, लेकिन जब तक आपका एक एजेंडा नहीं होगा, आप फोकस नहीं एक चीज के ऊपर करेंगे, आप उसको एजेंडा था ना हुकूमत गिराना? नहीं, कोई एजेंडा नहीं था उनका। ये होता तो गिरा लेते, उनका एजेंडा नहीं था, फिर उनके पास मवाद भी नहीं था। वो सोचते थे, देखिए जो पहले उन्होंने धांधली का शोर मचाया, सबसे पहले आते ही उन्होंने असेंबली में कहा कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारा वोट चोरी हो गया, वोट को इज्जत नहीं दी। खान साहब ने कहा आइए बैठे, बनाते हैं कमेटी, बताएं हमें क्या करना है, हमें बताएं। कोई उन्होंने अपनी कोई दरख्वास्तें नहीं दी, कोई उन्होंने निशानदेही नहीं की कौन से हल्के। जब हमने 2013 में ये शोर मचाया था कि धांधली हुई है, और उस वक्त तो रिकॉर्ड धांधली हुई थी, तमाम एजेंसियां भी कह रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड जो 2013 में तमाम जितनी भी रिपोर्ट्स थी इंटरनेशनल एजेंसीज ने, आई मीन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो थी, जो इलेक्शन के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन सब ने ये कहा कि हाँ धांधली हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच भी कर रही थी, इसको वॉच कर रही थी, इलेक्शन को ह्यूमन राइट्स वाले भी वॉच कर रहे थे, और तकरीबन सब ने ये कहा, इंटरनेशनली भी ये आवाज़ आई उठी। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने एहतजाज किया, हम सड़कों पर आए, हम ट्रिब्यूनल्स में गए, हम कोर्ट्स में गए, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, और फिर इन्होंने 2.5 साल के बाद 4 हल्के, हमने कहा चलें 4 ही खोल दें। 4 हल्के इन्होंने हमारे खोले, जिससे ये हुआ कि धांधली साबित हो गई। और जो बोरियां क्यों नहीं हुई, जो बोरियां आपने वोटों की खोलनी थी उनमें से तो कचरा निकला था। अच्छा, और उसके बाद फिर इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन में भी ये चीजें सामने आई। खैर इन शॉर्ट ये कि अभी आप ये कह रही हैं कि अपोजिशन का कोई एजेंडा नहीं था, उनका कोई भी
तो आप भी वहाँ और इतना तब तब और आप देखें असेंबली में ये क्या करते हैं सिवाय शोर शराबा करने चले, के, कोई इनके असेंबली पास में- ठोस बात नहीं होती। ठीक है, असेंबली में आप कुछ नहीं करते सिवाय शोर शराबा करने के। और अब कौमी सियासत पे अगर तहरीक इंसाफ की गिरफ्त मजबूत हो रही है तो उससे अपोजिशन कमजोर हो गई है, या फिर हम इसको लेट मी ट्राई टू रीफ्रेज कि अपोजिशन की कमजोर होती गिरफ्त से हुकूमत की गिरफ्त मजबूत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा, आपके प्रोग्रामों में तो मुझे आते हुए मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए हैं। हो गए होंगे। और आप जानती हैं ये हमारी शनीला रूथ साहिबा, मेरा ख्याल है ये कुछ पढ़ के नहीं आई। अच्छा, हाँ, आप पढ़ा दें। मैं अर्ज़ करता हूँ, बताइए। 2013 में जो धांधली का इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने लगाया और धरना दिया, उसमें 35 पंक्चर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांग ली कि जी वो मैंने सियासी बात की, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इन्होंने धांधली, तो हमने इनके मुतालबे पर जुडिशल कमीशन बना दिया और जो सरबराह जिस जज को कहा उस सरबराह को भी लगा दिया और उन्होंने इनके इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो फेयर हुए हैं। तो इन्होंने कहा जी 4 हल्के खोले, कहाँ खोले ये नहीं, पता नहीं है ना, याद नहीं। खोले थे, बिल्कुल इलेक्शन हुआ था, बाय इलेक्शन हुआ था। देखिए बीबी आपको नहीं याद, सुबह माजरत से, हामिद- आप मेरी बहन सुबह है, हामिद खान, आप मेरी बहन है, आपको नहीं पता, आप जाके क्यों फिर नहीं देख पता कि मैं उस लीजिएगा। वक्त पंजाब असेंबली की मेंबर थी। तो लोग जो सुनेंगे ना वो आपका मजाक फिर नहीं, उड़ाएंगे मजाक कि नहीं ये नहीं उड़ाएंगे, पता मुझे- नहीं है। मुझे सब पता अच्छा, आप है, इस बात पे आ जाइए, मैं उनसे अभी बात पे आ करके कर जाए रहा ना, हूँ। छोड़े आप माजी, अभी उसके बाद बात याद है, माजी आजाद है आपस यार, में- निकल आए जी, उससे। जी। नहीं, माजी को सामने रख के सबक सीखना पड़ता है ना। सीखा नहीं ना आपने ठीक है सर, जी, हाँ। और भी कोई सीख ले, अभी आप लोगों ने नहीं सीखा। और सीखे हमने नहीं कश्मीर सीखा। इलेक्शन से सीखिएगा। आज देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, हाल की अब बात करें आपने जनाब। बात की है कि जी इन्होंने कहा है 3.9 GDP। देखिए इन्होंने दावा किया ज़राअत बड़ी तरक्की कर गई है, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं 10 लाख टन, 1 लाख टन चीनी दरामद कर रहे हैं, कपास दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम 7 लाख टन जो है गांठें वो हुई हैं, पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में सबसे कम। ये अब कोई कौन झुटलाएगा इस बात को। इसी तरह से मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि चीज़ों की कीमतें देख लें, चीनी की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, सर मजमूई घी तौर की पे अगर कीमत इन्फ्लेशन देख लें। रेट में मैं अर्ज़ कमी कर रहा हूँ। आई है, आई अगर है, आई उन्होंने है, बात- जो बात IMF स्टेट बैंक ने ने- ये बात की है। देखिए मैं इन्फ्लेशन पे तब कमी आएगी जब रुपए की कीमत बढ़ेगी, जब चीज़ों की कीमतें कम होंगी। चलो, चीज़ों की ठीक की है। देख लें, चलें चलें जब पैदावार ठीक है। बढ़ेगी। अभी आपके वजीर ख़जाना, पाकिस्तान के वजीर ख़जाना ने कहा है कि हम मशीनरी वगैरह दरामद करेंगे और जो तिजारती खसारा कम किया था वो बढ़ेगा और हम कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, तो अब तिजारती खसारा भी बढ़ेगा। वजीर 3 खजाना साल पे इतना गैर मुतजलजल ईमान और है एतमाद है आपका, तो कुछ अरसे पहले वजीर खजाना ने ही ये बात की थी कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे को तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से एक ज़राई मुल्क जो है वो हमारा सनती मुल्क की तरफ हम जाने लगे। पिछले अदवार में ज़राअत पे इन्हीं तवज्जो वजीर नहीं दी खजाना गई। साहब ने अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ, एक जरा दो जुमले और सुन लें, फिर उधर शहजादा जाएं। जुल्फ़िकार साहब उन्होंने की ये बात। कहा था कि जनाब हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो एक्सचेंज रेट है वो 165 पर ले गए, उसका नुकसान हुआ। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, तबाही हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बर्बादी ठीक है, हुई। अब वो सही कह रहे उन्होंने हैं, अब कहा। हम सही कर चलिए रहे हैं। अब- चले, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कुछ चीजें अपनी गिनवा दी शनीला साहिबा ने और उसका रिबटल दिया सदीक अल फारूक साहब ने। अब सवाल यहाँ पर यह था कि क्या आपको वाकई लगता है कि मुल्की सियासत पर, मईशत पर, हालात पर, इन तमाम चीज़ों पर, गवर्नेंस पर PTI की जो गिरफ्त है वो कंपैरेटिवली देखा जाए तो मजबूत हो रही है? बिल्कुल हो रही है। शुक्रिया जी। देखिए बात यह है कि इस वक्त तो तमाम गवर्नमेंट के लोग और प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात करते हैं कि बड़ी मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं और वो सारा ब्लेम जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के उस पर डालते हैं, लीडरशिप पे, कि उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी और वो ये कहते हैं कि पहली दफ़ा हुकूमत हमें मिली है, हम ये मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जो कुछ भी होता है वो सारा उन पर ब्लेम कर देते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्या आएगी, इन्फ्लेशन क्या कम होगी, रुपए की कीमत जब बढ़ेगी और उसके बाद डॉलर की कीमत कम होगी या फॉरेन करेंसी कम होगी, सोने की कीमत कम होगी,
लोगों को एक बात से गरज है, वो ये चाहते हैं कि आटा, गंदम, चीनी, पत्ती, जरूरियात की जो चीजें हैं सही है, वो उसकी कितनी कमी हो सकती है। अगर 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर या 5 साल बाद पीटीआई की हुकूमत इसमें कामयाब होती है, तो मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि लोग दोबारा उनको चुनेंगे भी, उनको वोट भी देंगे। अगर और कामयाब अगर इस होती है चीज तो में वो आपको नहीं कामयाब रहे, होती तो दिखाई लोगों के देती जो है। होप्स हैं वो बहुत शटर होंगे। जी मैंने कहा, आपने कहा अगर कामयाब होती जी, बोलें। है, तो सवाल यह है कि आपको कामयाब होती दिखाई देती है? देखें, ये मैं 3 साल में अभी तक तो उन जो गवर्नमेंट के और पीटीआई का ये दावा रहा है कि तमाम खराबियों की जड़ ये पिछली हुकूमतें थी, और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये चीजों को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है, इस वक्त इन्फ्लेशन या आप कहें कि महंगाई ने बिल्कुल लोगों को तंग किया हुआ है, और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसी तरह बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस तरह आप देखें मुख्तलिफ, तो आम आदमी ये सोच रहा है कि कब वो क्लेम्स गवर्नमेंट या पीटीआई की हुकूमत के कब इंप्लीमेंट, वो इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक वो लोग सड़कों पर नहीं निकले हैं। यही वजह है कि वो आराम से देख रहे हैं कि 5 साल इनको गुजारने दें। अमूमन एक बात होती है ना कि जी 3 टर्म्स पीपल्स पार्टी ने, 3 टर्म्स नून लीग ने कर दिया, इनको भी आप देख लें कि ये 1 टर्म तो इनको बर्दाश्त कर लें। तो मैं समझता हूं कि आम आदमी ये सोचता है कि अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि 2 साल रह गए हैं, 2 साल में जो वादे किए गए थे उसको इंप्लीमेंट अगर वो करते हैं तो थोड़ा सा भी उम्मीद लोगों को नजर आएगा, लोग बिल्कुल उनको वोट भी करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से अगर ना हुआ तो एक होप बड़ा शटर हो जाएगा, और बड़ा बहुत मेरे ख्याल में इस मुल्क में फिर वो किसी पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब लोगों ने जिस तब्दीली के लिए जो है वो इनको वोट किया था, वो तब्दीली अगर नहीं आई तो बड़ी नाउम्मीदी और मायूसी फैलेगी या फैलने का खदशा है। शुनिया साहिबा, ये बताएं कि जब हम अगर पिछली की बात ये कर रहे हैं कि जी आपकी गिरफ्त मजबूत हो रही है, नहीं हो रही है, आपको पता होगा, हमारा तो सवाल था, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो महंगाई ही है। इन्फ्लेशन रेट में इसमें बात हुई है कि कम है, लेकिन उसके साथ साथ हमेशा से ये एक इम्प्रेशन है कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत ऊपर जाती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पर पड़ता है, कमोडिटीज़ पे भी पड़ता है, तमाम चीज़ों पे पड़ता है। अब जब आप पेट्रोलियम प्राइसेस को अभी 5 रुपए कुछ पैसे दोबारा से बढ़ गई, इसका अगर इस तरह से इंक्रीज रहेगा, डॉलर दोबारा से बढ़ा है, तो फिर महंगाई को कंट्रोल कैसे करेंगे? क्योंकि यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, मेरे भाई ने भी अभी बात की, जब हमारी पीटीआई की हुकूमत हमने संभाली, हमारे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो आप सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि हमारे पास रिज़र्व्स जो थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के रिज़र्व्स थे। हमारी किटी बिल्कुल खाली थी, और जो माहदे हुए थे, जितने तेल के और बाकी जितनी चीज़ें थी, गैस के और बिजली के जो माहदे हुए थे, जो पिछली गवर्नमेंट करके गई थी, उनको हम तो चेंज नहीं कर सकते थे। उनको चेंज तो वो तो वैसे ही रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आपके ख़जाने में पैसा ही नहीं था और मसनूई तौर पर आपने डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखा हुआ था, जब उसको हमने जब आपका ख़जाना ही खाली हो गया तो ज़ाहिर है डॉलर एकदम बढ़ा। जब ये तो 3 साल पुरानी बात है ना, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई, उसकी वजह से डॉलर की कीमत भी बढ़ी, उसको मुस्तहकम किया, और आज आप देख रहे हैं कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। उसके अलावा जीडीपी रेट जो है, इन स्पाइट ऑफ कोविड, जबकि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी इकॉनमीज क्रम्पल कर गई हैं, पाकिस्तान ने इसको मेंटेन किया है। कोविड के बावजूद वी आर डेवलपिंग कंट्री। हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और उस वक्त तो अपोजिशन कहती थी जी आपको सड़कों पे लाशें नज़र आएंगी, आपसे संभाला नहीं जाएगा, आप लॉकडाउन करें, आप ये करें। और खान साहब ने जिस हिकमत अमली से इसको किया, और पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से इसको सारी चीज़ को संभाला, हमने कोविड पर भी काबू पाया,
और हमने अपनी ग्रोथ रेट को भी इम्प्रूव किया। 3.9%, तो अपोजिशन तो हक्का बक्का रह गई थी सुन के कि ये हो ही नहीं सकता, सच ही नहीं है, क्योंकि ये सोच ही नहीं सकते थे, उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं था कि ये कैसे कर लेंगे। हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारी हुकूमत के अंदाजे के मुताबिक हम डेफिनेटली वी आर मेकिंग अ हेडवे और मुल्क में तब्दीली आ रही है, लोग मुतमिन हो रहे हैं। बेशक अभी ये एक चैलेंज है लोगों को कि महंगाई है, इसको हम भी मानते हैं और खान साहब भी इसको तस्लीम करते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में, बजट स्पीच में उन्होंने इसका जिक्र भी किया, तस्करा भी किया, लेकिन इसके ऊपर हम बहुत जल्द काबू पाएंगे। आपका कहना ये है कि लोग मुतमईन हो रहे हैं, लेकिन और ये कश्मीर इलेक्शन से पहले वाले जो बाई इलेक्शन थे वो सब आप हार रहे थे। ये आप कश्मीर का जो इलेक्शन अब हुआ है, कश्मीर का इलेक्शन देखिए राजद के साथ जब भी जो सेंटर पे गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पे गवर्नमेंट बना लेती है, उसका परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन नहीं था वो। कश्मीर इलेक्शन हैज नेवर बीन परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन। इनकी हुकूमत थी, इन्होंने कश्मीर में बना ली थी, ये दोबारा आ जाएंगे, ये फिर कश्मीर में बना लेंगे। तो आपको पता है कश्मीर तो यही चलता रहता है। बट सदीक अल फारूक साहब, एक बात यहाँ पर मानने की है जो ये बात कर रही है वो ये कि बावजूद कोविड क्राइसिस के, बावजूद इस जो एक ग्लोबल पैंडेमिक था, जहाँ पे इंडिया की अगर हम इकोनॉमी देखें तो वो 0.7 में चली गई थी, यहाँ पर ग्रोथ रेट बढ़ा है। तो मेरा ख्याल है इतना क्रेडिट तो गवर्नमेंट को देना चाहिए कि उन्होंने इसको बड़ा सही तरीके से मैनेज किया। पहली बात तो ये है कि कोविड का पहला केस मार्च 20 में आया सामने और इनकी जीडीपी -0.7 हो गई थी फरवरी में, वो तो आया ना बाद में, ये जीडीपी यहाँ थी। देखिए अब सूरत ये है कि इंडिया में तो लाखों लोग, जितना उनका शदीद अटैक हुआ है कोविड-19 का, वो आपको पता है, वो संभाल नहीं सके। मैं अर्ज करूँ संभाल कौन संभाल सका है सवाई चीन के? वो कहते हैं हमने संभाला, मैं अर्ज करूँ सारी दुनिया मानती है, WHO मानता है, आप ना माने। मेरे से बात ना करें आप उनसे। इमरान खान साहब ने, अगर वो आपको बात कर रही हैं, मैं ये चाहता हूँ झगड़ा हो जाएगा ना, फिर क्या झगड़ा नहीं होता आपस में, हम नहीं आपस में ना बात करें। आप मॉडरेटर मौजूद हैं, आप स्पीकर मौजूद हैं, हम आपसे बात करेंगे। अच्छा है, जैसे हम एक बहन भाई की रिलेशनशिप है ना, उसी तरह ही रहने दे, लेकिन प्रोग्राम में नाराज ना हो, आप बात करें। मैं नाराज भी नहीं हो रहा, मैं नहीं नाराज हो रहा, मैं ये कहता हूँ उस तरह बात नहीं होती जब आपस में करें। देखिए कोविड-19 के बारे में सबसे पहले इमरान खान साहब का ये बयान था कि ये तो फ्लू की तरह डरने की जरूरत नहीं, पहला बयान। उसके बाद ईरान से दरामद हुआ, फिर जब एयरपोर्ट्स कंट्रोल ना हुए तो बरतानिया से भी आ गया फ्लू। इसलिए मैं कभी लॉकडाउन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। ये को रब्बुल इज़्ज़त का करम है। उस दिन ही आपके प्रोग्राम में यहाँ बहुत बड़े माहिर डॉक्टर बैठे हुए थे। ये जितने वो लोग जहाँ जिन सोसाइटीज़ में शराब नहीं इस्तेमाल होती, जिन सोसाइटीज़ में वाइल्ड बोर या बोर इस्तेमाल नहीं होता और इस तरह की चीज़ें, उन सोसाइटीज़ में जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा है। और वो आप देखेंगे सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में इम्यूनिटी बढ़ गया। जहाँ ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो वेस्ट के तरक्की याफ्ता मुल्क भी हैं। अच्छा। वहाँ भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। इनका उसमें कोई लेना देना नहीं। मुझे कोई नज़र नहीं आया। मुझे सारे जो लगे हैं इंजेक्शंस वो खैरात के पैसों के हैं। जो एक लम्हा जो 1.3 बिलियन, मैं आपके सामने बात रखता हूँ, जो 1.3 बिलियन गैर मुल्की मदद आई और उसके अलावा सारे मिला के तकरीबन 800 अरब रुपए वो तो मुख्तलिफ वजारतों में मुख्तलिफ बांट दी गई है। कल छपी है। एक बात है, ये जो हम ऑपोजिशन से हमेशा सुनते हैं ना, ये कल छपी है रिपोर्ट। सुने ना, मैं ये बात नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो ऑपोजिशन से हम ये बात सुनते हैं कि खैरात में आई, मुझे ये बताएं कि क्या हमारा मुल्क नहीं आप खैरात में पल रहा? इमदाद को अगर आप खैरात कहेंगे तो सबसे ज्यादा खैरात तो आपने क्यों हुकूमत में ली? जो आए हैं ये तो तोहफा और खैरात नहीं होता ना, ये इमदाद होती है, ये चैरिटी नहीं होती है, ये इमदाद होती है। हर दोस्त मुल्क करता है। अगर आपकी हुकूमत, हमारे सारे जो पाकिस्तानियों को इंजेक्शन लगे हैं वो सारे इसी तरह तोहफा हमने कब खरीदे? मैं पूछ रही हूँ, अगर आपकी हुकूमत होती और चाइना आपको ये इमदाद देना चाहता, आप उसको मना कर देते? हम सबसे पहले ये करते जिस तरह के हमने डेंगू के लिए किया पंजाब में, कि हम सबसे पहले अपने पैसे फंड जो है ना वो मुख्तस करते कि ये पैसे हैं हमारे खरीदने के लिए। यहाँ तो इमरान खान साहब का बयान मैं आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे ही नहीं कोविड-19 के इंजेक्शन खरीदने के लिए। मुझे ये याद है कि नवंबर में पिछले साल
1.5 करोड़ डॉलर समथिंग एलोकेशन हुआ था, बिल्कुल इस दफा खरीदा नहीं था, खरीदी नहीं थी, एलोकेशन क्योंकि एलोकेशन हुआ था फंड्स का, खरीदी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जब तक आ रही है आने दो, जब जरूरत पड़ेगी दो तीन बातें और ना कह दूं जरा, फिर बड़ी जल्दी से वापस आती हूँ आपके पास। अच्छा चल, वापस आती हूँ। शहजादा जुल्फिकार साहब, यहाँ पर बहस हुकूमती कारकर्दगी की हो रही है। आप कितना सही मानते हैं इस बात को जो सिद्दीक अल फारूक साहब कह रहे हैं कि ये इश्यूज हैं जहाँ पे हुकूमत की ग्रिप कमजोर है, प्लस कोविड-19 जिसका क्रेडिट हुकूमत लेती है, वो कहती है कि जी हमने बड़े तरीके से उसको टैकल किया। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो भी ऊपर आई, बावजूद इसके कि दुनिया भर में नीचे गई। लेकिन अपोजिशन का और PMLN का मानना है कि ये भी बस अल्लाह नहीं किया, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो बात हो रही थी इस खैरात की और इमदाद की, और उसकी बात है, ये हमेशा से रहा है। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। पाकिस्तान जो है, हम तो उसको गिनते हैं कि तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन बहुत से इश्यूज हैं। इंटीरियर में आप जाएंगे तो आपको मेरे ख्याल में पसमानदा ज़्यादा वो होगा शहरों को निकाल के। तो बात यह है कि हमारे पास जब भी कोई इस तरह होता है, सऊदी अरब से, UAE से, कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे नून लीग की, चाहे काफ लीग की, चाहे मुशर्रफ साहब की, किसी की भी, हम जब ये तलबगार होते हैं कि बाहर से कोई इमदाद आए और इमदाद लेना पड़ता है हमें। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त PTI की जो कारकर्दगी है, मोर और लेस कोई दूसरे पिछले हुकूमतों में कोई इस तरह के जो चीज़ों को टैकल करने के लिए, जलजला आता है, कैटास्ट्रॉफी जब आती है और सैलाब आते हैं, 19-20 का ही फर्क होगा, कोई इससे ज़्यादा का वो नहीं होगा। वरना इसी तरह चीज़ें हुकूमतें चलती हैं और इसी तरह जो है वो चलाते हैं चीज़ों को। और कोविड का जो है एक फ़ायदा ज़रूर उनको हुआ गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस जो उनको करनी चाहिए थी उसकी वजह से कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं, जिसकी वजह से उनको ये सहारा भी लेना भी पड़ता है कि कोविड की वजह से बाज़ चीज़ें और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का शिकार हुई, हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर सके। मैं नहीं समझता कि हमने तो देखा है हमारे 25-30 साल के सहाफत में कि गवर्नमेंट्स इसी तरह मूव करती हैं, इसी तरह चीज़ों को करती हैं। लोगों का ये ख्याल होता है कि जिस तरह एक अलादीन का चिराग आ जाए हुकूमत के हाथ में और एकदम वो जो है वहां से लेकर आप कहें कि नॉर्दर्न एरिया से लेकर और फौरन कराची तक जो है पूरे मुल्क में एक चीजों को जो है उसी तरह टैकल करे, चीजों को रातों रात खत्म कर दे। हाँ, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल इस तरह है कि आप चाइना का वो देख लें। मेरे ख्याल में चाइना से ही स्टार्ट हुआ था और आज चाइना 0 पर है। आज चाइना 0 पर है। यूरोपियन कंट्रीज इफेक्ट हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आप उसका खासकर यूके को आप देख लें, बहुत इफेक्ट हुआ। तो हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी वजूहात हैं। मेरे ख्याल में आपके इस प्रोग्राम में हम उसको बड़ी इतने अच्छा, मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब से इस हवाले से पूछना चाहती, क्योंकि जब ये बात करते हैं ना कि जी किसी के पास भी कोई अलादीन का चिराग नहीं है या जादू की छड़ी नहीं है या फौरी तौर पे ठीक कर देंगे, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं या लोग ये चाहते हैं, मगर लोग इसलिए ये चाहते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की जाती हैं। जब आप हुकूमत में आए तो आपने 100 डेज का प्लान दिया और 100 दिन में पता नहीं आप लोगों ने कहा 1 साल में हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, आते ही हम ये कर देंगे, वो मुराद से वाले 200 अरब हम वापस लेकर आ जाएंगे। तो वो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर दी थी, उसमें अगर लोग ये चाहने लगे कि आप 1 साल में कारकर्दगी दिखाएं तो फिर लोगों का तो कसूर नहीं हुआ ना। ये देखें, बात ये है कि इन्होंने बात की कोविड की कि जी हुकूमत उनकी छोड़े, मेरी बताएं। हाँ, उनकी नहीं मैं कर रही, मैं इनकी बात इनकी भी ना, अभी मेरी बात करें, वो पुराना हो गया कोविड, पूरा प्रोग्राम कोविड पे थोड़ी करना है। अच्छा चलें, आप ये बता रही हैं कि एक्सपेक्टेशंस लोगों की, आप लोगों ने डेवलप की ना एक्सपेक्टेशंस। खान साहब से इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब, इमरान खान एक सच्चा लीडर था, लोग उसको लीडर है, उसको लोग समझते थे कि ये पाकिस्तान की एक, उसके पास अलादीन का चिराग होगा जो एकदम सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर लोगों की थी, लेकिन हकीकत जो है, जो रियलिटीज़ हैं, रियलिटीज़ कुछ और हैं। देखिए, जब हम हमें तो ये नहीं, हमें जब हम ये माने, हम हाँ बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं पता था कि जब हम हुकूमत में तो पैसे तो थे ही नहीं,
2 हफ्ते के आपके पास रिजर्व इसका मैं जवाब देता हूं। मैं उसमें आपने देखे, हमने ये खान साहब ने अपनी हिकमत अमली से अपने दोस्त ममालिक के पास गए, इधर उधर से जाके उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और इकोनॉमी को मुस्तहकम किया। एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह दी थी, जिस अदारे को हम छेड़ते थे वही इदारा जो था वो खोखला था, वही उसका ही भट्टा बैठा हुआ था। आप पीआईए को देख लें, आप रेलवे को देख लें, आप टीवी टेलीविजन वालों को देख लें, स्टील मिल्स का हाल देख लें, हर अदारा हमारा जो था, जिसका आप लोग हुकूमत में नहीं थे, हम मगर नहीं थे, आपने स्टैंडिंग कमेटीज में आप लोग हमें थे। तो देखिए स्टैंडिंग कमेटीज में सेनेट की, नेशनल असेंबली की, उसमें चीजें सामने आती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज में हम भी हैं अभी। स्टैंडिंग कमेटीज में आपको ये नहीं पता चलता कि हुकूमत के खजाने में क्या हो रहा है, सिवाय पीएसी की कमेटी के, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको पता चलता है कि आपके पास कितने रिजर्व्स हैं, उसमें कितने लोग होते हैं, उसमें बहुत कम लोग होते हैं ना। अच्छा, अब बात ये कि जनरली तो लोगों को नहीं पता था, हमें तो नहीं, मैं आपको यकीन से कह रही हूँ कि ये हमें नहीं पता था कि इन्होंने ये नहीं, मुझे अकेली को नहीं, मैं अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमें ये तो नहीं पता था कि इन्होंने सारा खजाना ही खाली कर दिया, बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। और इसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन जरूर थी, लेकिन लोगों को इस बात का भी पता, देखें आज तक अगर लोग सड़कों पर नहीं आए, महंगाई होने के बावजूद भी हम इस चीज को मानते हैं, हमारे लीडरशिप भी इस चीज को मानती है, तो उनका एक एतमाद है, अभी भी आज भी लोग जो है वो एतमाद है। और दूसरा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलान भी किया है। मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह खुद इन्होंने एक बात की ना कि अल्लाह ने सब कुछ किया। अल्लाह भी उन हुकूमतों पर नाजिल होता है और अपना फजल करता है जो ईमानदार हुकूमतें होती हैं। मैं मानती हूँ इसमें अल्लाह का बहुत रोल है, अल्लाह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह जब तक उन्हीं हुकूमतों को बरकत देता है जिनका ईमान होता है और जो ईमानदार होते हैं। अच्छा जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये अर्ज करूँगा, पहली बात तो ये है कि असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने कौमी असम्बली में ये इतराफ़ किया कि 18 बिलियन डॉलर के रिज़र्व्स हमें मिले हैं। नंबर एक, ये अगर गलत हो तो मैं यहाँ आपके सामने बात करके जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमाद अज़हर ने कौमी असम्बली में ये कहा सवाल के जवाब में कि 35 बिलियन डॉलर का कर्जा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लिया 5 साल में और 33.51 बिलियन डॉलर अदा किया। वो कर्जे जो आप लोगों ने लिए जी, जो 35 बिलियन लिए 33.51 बिलियन अदा किए, ये हमने अदा कर दिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ खुसरो बख्तियार साहब की तरफ, जो वज़ीर मनसूबाबंदी थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो ये 4 साल सी पैक के हैं, 24 बिलियन US डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। फिर इसी कौमी असम्बली में ये बताया गया कि 12,000 मेगावाट बिजली मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी। ये इनमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो जब ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, आपको 18 बिलियन डॉलर मिले, होने तो ये चाहिए। अगर हमारे यहाँ निज़ाम आइन के मुताबिक चलता तो 18 नहीं 180 बिलियन डॉलर होने चाहिए थे। हमसे छोटे मुल्कों के पास ज़्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन जब यहाँ सुबह शाम ऊट पटांग और धरने और इस तरह की बातें होंगी तो नुकसान होगा, लेकिन फिर भी 18 बिलियन डॉलर हमने इनको दिए। ठीक है जी, ये आपको अंदाजा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के लिए खतरा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना कोई मुल्क आप पर एतमाद करता है, ना आपकी गवर्नेंस ठीक रहती है। ये इस वक्त मुल्क में क्या है, इसीलिए आप लोगों ने पीडीएम को बंद करके रख दिया और सुकून से हमने सबसे पहले इमरान खान साहब को समेत पीपल्स पार्टी के ये पेशकश की, बिलखुसूस जब धरना दिया तहरीक लबैक ने, जरा थोड़ा सुन लें ताकि आप फिर रिकॉर्ड ताज़ा हो जाए ना, जहनों से महव हो जाती हैं चीज़ें। धरना दिया, हम सब ने साथ दिया गवर्नमेंट का कि ये धरना नहीं है, इनको काम करने दें। हमने इनको इक्तिसादी चार्टर की पेशकश की। तो वो आर या पार, बिलावल भुट्टो, सुने ना, वो आर पार तो जलसे की बात थी ना, वो तो अलग नहीं, वो तो उस इलेक्शन की बात थी, इलेक्शन की बात। दैट वाज नॉट इलेक्शन, नहीं वो कैंपेन का जलसा था, मुझे याद आ गया, एक लम्हे में या वापस आ गया ना। ठीक है, लाहौर का जलसा था, मुझे याद है, जिसमें आप लोग जोर पकड़ रहे थे कि हुकूमत मुझे ये बात कहने दीजिए, मुझे रिकॉर्ड पर कुछ बातें रखने दें। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद जब इंडियन एग्रेशन आया, सारी अपोजिशन साथ थी। कोविड का मसला हुआ, कोविड सारी अपोजिशन साथ थी। अब सूरत हाल,
मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त पीडीएम भी साथ थी। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने PDM हर किसके साथ है? आप तो तामुन से हाथ झटक दिया, पीडीएम किसके साथ थी? जब हर तामुन से हाथ झटक दिया और मुसलसल मुल्क की मईशत भी बर्बाद हो रही थी और मुल्क की गवर्नेंस भी तबाह हो रही थी, तो पीडीएम बन गया। फिर क्या हुआ? फिर पीडीएम में से दो पार्टियां निकली, फिर जिस तरह निकली वो सबको पता है, लेकिन पीडीएम की चलिए, बाकी अभी पार्टियां छोड़ो। मौजूद हैं। अच्छा अभी छोड़े, मुझे बताएं शहजादा जुल्फिकार साहब कि 18 अगस्त को 3 साल कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी करने जा रही है हुकूमत। मुझे कोई पहली 1, 2, 3 चीजें बता दें जो सरे फहरिस्त आपकी नजर में हो सकती हैं अपनी कारकर्दगी के हवाले से इस हुकूमत की। देखें, इस 3 साल में मैं दोबारा से कह रहा हूं कि इस वक्त मुल्क के लोगों को तसल्ली दिलानी होगी, तशफ़ी दिलानी होगी कि महंगाई के लिए इकदाम क्या हुए हैं। क्योंकि मैं अभी ये बातें सुन रहा था और मैं खुद भी क्योंकि एक जर्नलिस्ट हूं, मैं यकीन नहीं रखता कि कोई भी पैनलिस्ट बात करे उसके जवाब में मैं बात करूं या आप कोई बात करें, लेकिन एक बात हो रही थी कि जी वादे किए थे और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि 100 डेज के वादे किए गए थे। देखिए, लोग वही वादे को देखेंगे कि वादे क्या किए गए थे। ये भी वादा हुआ था और मैं उसको ये समझता हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, शायद तजर्बा नहीं था उनको हुकूमत में आने का, और पहली दफा वो हुकूमत में आए हैं, उनको तजर्बा नहीं था कि हुकूमत से बाहर बैठ के क्या वादे किए जाते हैं और हुकूमत में बैठ के फिर इतने वादे आप ना करें जिसकी वजह से पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो और फिर आपके लिए आगे जाके इलेक्शन में वो चीज इस्तेमाल हो। यही वजह जो आप सिद्दीक फारूक साहब हैं या कोई पीपल्स पार्टी के इधर होते, वो यही चीजों को इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते या JUI के होते। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस 3 साल में गवर्नमेंट का इस वक्त जो कुछ भी है 3 साल में जो उन्होंने किया है, अचीव किया है, जो चैलेंज ना कर सके पीडीएम के लोग, जो पीपल्स पार्टी के लोग, नून लीग के लोग चैलेंज ना कर सकें, वो चीज वो 3 साल में लेके आए और उसको सरे फहरिस्त बताएं कि हम ये काम हमने किया है। क्योंकि पेट्रोल 119 रुपए तक पहुंच गया है, डीजल इसी तरह है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इकोनॉमी पे भी हुआ है, आम आदमी पे बड़ा इफेक्ट उसका हुआ है, इसी तरह महंगाई पे बड़ा उसका असर हुआ है। तो हमारे मुल्क में मैकेनिज्म भी कोई ऐसा नहीं है कि अगर 2 रुपए या 5 रुपए के डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो उसी तनासब से कीमतों में इजाफा हो। जो दरमियान के लोग हैं या मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, वो 5 रुपए के बजाय वो 15 रुपए चीजों के वो बढ़ा देते हैं, 50 रुपए बढ़ा देते हैं, 300 रुपए बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का शिकार होते हैं। लोग ये फिर समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ऐसी है, ये गवर्नमेंट ऐसी है। तो मैं समझता हूं कि 3 साल उनके पास जो भी कारकर्दगी के लिए है वो बिल्कुल लेके आए, जिसमें इतना पीडीएम उसको चैलेंज ना कर सके और 2 साल बाकी उनके रह गए, उस 2 साल में उन चीजों को अचीव करें जो ये अचीव ना कर। अच्छा, लेकिन शहजादा जुल्फिकार साहब, हम जो ये बात कर रहे हैं ना, मैं भी इनको ये कह रही थी सुनीला को कि जी एक्सपेक्टेशंस आपने हाई की थी, लेकिन इलेक्शन कैंपेन्स में नॉर्मली ये हो जाता है। 100 डेज प्लान इलेक्शन कैंपेन नहीं था, मगर नहीं 100 डेज प्लान इलेक्शन कैंपेन नहीं था, ये काम इलेक्शन कैंपेन में हो जाता है। लाहौर में शहबाज शरीफ साहब, नहीं वो छोड़ देना, मैं आपका अनाउंसमेंट याद दिला रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आते ही 6 माह के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। 2013 के इलेक्शन में शदीद लोड शेडिंग का सामना था, जो 2008 और 2013 जो पीपल्स पार्टी का दौर था। विद इन 6 मंथ उन्होंने ये दावा किया था कि आते ही हमारी गवर्नमेंट 6 माह में लोड शेडिंग खत्म कर देगी, जिसको जो वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि जी वो जोश खिताबत था और ही टुक 5 years जो उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया। 4 साल। तो ये चीजें हो जाती हैं, बट एनीवेज जो 100 डेज का प्लान था वो इलेक्शन कैंपेन नहीं था, वो उसके बाद नादिया मिर्जा, मैं एक बात यहाँ कह दूं, ऐड करना चाहता हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए 5 साल में उन्होंने 6 महीने में कहा, 1 महीने में कहा, 1 साल में नहीं कर सके। उनको खुद भी अंदाजा था कि हम बहुत बड़ी बात कर गए हैं। उस बहुत बड़ी बात को फिर 5 साल में किसी हद तक उन्होंने कवर किया। अल्लाह करे कि पीटीआई वो जो भी जोश खिताबत में उन्होंने कह दिया, जो कुछ किया, वो 5 साल में इतना कुछ कर जाए कम से कम, जिसकी वजह से लोग ये समझे कि चले 5 साल में तो कर दिया उन्होंने। ठीक है, 100 डेज वाला प्लान कम से कम 5 years में कंप्लीट कर लें। अब यही सवाल जो मैं आप उनसे शुरू में पूछ रही थी कि आज मेरा ख्याल है वफाकी वज़रा की भी कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को साहब को दी गई हुई है, हो सकता है उसकी लाइट में वो मजीद डिसीजंस लें, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट जब 18 अगस्त को शाया की जाएगी तो आपकी नज़र में पहले 3 वो चीज़ें जो सरे फहरिस्त होंगी?
देखें, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो ग्रोथ रेट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आया है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी कारकर्दगी है, इन स्पाइट ऑफ अचीवमेंट है, अचीवमेंट है। दूसरा सेफ्टी नेटवर्क एहसास प्रोग्राम जो है ये हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है और दुनिया का ये चौथा सेफ्टी नेटवर्क प्रोग्राम जो है इसको तस्लीम किया जाता है। इसमें हमने अगर लोग गरीब हैं और उनके पास बिलो पावर्टी लाइन है, उनकी गुर्बत है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा या रिहाइश के मसाइल हैं, तो उसमें खान साहब ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। और कोविड में भी हमने लोगों को 12-12 हज़ार रुपये उनके घर की तहलीज़ तक पहुँचाए। इसके साथ साथ हमने एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया उसमें हमने लंगर खाने खोले, पनाहगाहें खोली। फिर ये हेल्थ कार्ड जो है, हेल्थ हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी। हेल्थ कार्ड जो हमने दिया है केपी में और पूरे पाकिस्तान में हमारा ये है प्रोग्राम है कि इस साल के एंड तक पूरे पंजाब में ये मिल जाएंगे। और जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है, जीबी में और एजेके में और इवन थर में, हम जो है, आपकी हुकूमत है? हुकूमत नहीं है लेकिन थर में भी जहाँ हमारी हुकूमत नहीं है लेकिन वहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं। मैं थर में गई हूँ, वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। ये हमारी पीपल्स पार्टी बड़े बड़े दावे करती है लेकिन थर के लोग आज भी पानी से बेजार हैं। आप ये प्रोग्राम में मेरी खबर बता रही हैं कि आप लोग थर में भी हेल्थ कार्ड जा रहे हैं? हाँ, ये खबर नहीं है, ये खान साहब ने अनाउंस किया। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ खबर नहीं दे रही। मैंने पूछा था कि पहली 3 चीजें इन्होंने मुझे 5 गिनवा दी हैं। इन्होंने एहसास प्रोग्राम भी गिनवाया है। फिर एजुकेशन बहुत जबरदस्त हमारा नेशनल सिंगल करिकुलम लेके आ रहे हैं। उस पे मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन चूंकि वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है, आज के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उस पे बाद में बात करेंगे। इन्होंने पहली बात क्या कही, अपनी कामयाबी की एहसास प्रोग्राम। इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने पहली इकोनॉमिक ग्रोथ आप सुन ले। इकोनॉमिक ग्रोथ पे सब मुतफिक थे 1.5 जीडीपी। इन्होंने फिर काबीना ने मंजूरी दी 2.9। फिर सुन ले ना, सुन ले, 1.9 की दी थी, 1.9 की दी थी, फिर 2.9 हुई, फिर ये 3.9 लेके आ गए। उस पे तमाम तज्जिया निगारों ने, तमाम लोगों ने, हर एंकर पर्सन ने कहा कि ये सब गलत है, ये गलत दावा है। उसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा था, गलत है जो आप कर रहे हैं, जो सुने, आज आईएमएफ ने भी अच्छा मेरी बात सुने, जो इन्होंने कहा था 10.1 मिलियन टन गंदम हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि 1 करोड़ 2 लाख टन। उसका मतलब है 55 लाख टन हमारी मुल्क की ज़रूरत है, 47 लाख टन गंदम हमारे पास ज़ख़ीरा है, उसमें से 20 लाख टन अगले साल के लिए रख छोड़ें और जो पैदावार, और बाकी आप एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन ये इंपोर्ट कर रहे हैं 10 लाख टन, ये भी इनकी बात झूठ निकली। कपास में हमने ये कर दिया, कपास को मैंने आपको बता दिया इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसी तरह इनके दावे कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ना लोग शुगर केन की इसी तरह इनके दावे गलत हो गए हैं, क्योंकि सबसे इजी। और अगर शुगर कैन पे गए तो शुगर कैन भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये भी 1 लाख टन शुगर भी इंपोर्ट हो रही है, ये कल ये इन्होंने अप्रूवल दी है। अब इस बात पे आ जाइए, जो इन्होंने ये कहा हमारे शहबाज शरीफ साहब का, उस वक्त उन्हें ब्रीफ किया गया था कि अगर हम फर्नेस ऑयल पे बिजली बना लें तो हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम 6 महीने में सारी लोड शेडिंग खत्म कर दें। फर्नेस ऑयल पे बिजली बनाने का मतलब समझते हैं? अब मैं फिर उसके सुन लेना, मैं जवाब खुद ही दे रहा हूँ कि फिर उसका रेट इतना बढ़ जाता 40 रुपए यूनिट पे पहुंच। एग्जैक्टली, लिहाजा उन्होंने फिर ये किया। लेकिन जब हमने जिस मंशूर को बनाने और उसका तर्जमा करने, और उस कमेटी का मैं सेक्रेटरी था, नवाज शरीफ साहब ने जब अनाउंस किया मंशूर, उन्होंने कहा हम 4 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। हमने 4 साल में खत्म कर दी। आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, तो मैं कि उनको ब्रीफ नहीं एक सेकंड ना, मैं इस पॉइंट को जरा डिटेल बात कर लूं कि शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफ गलत किया गया था, आप ये कह रहे हैं? उनको इनकम्प्लीट ब्रीफिंग हुई थी उनकी? ब्रीफिंग इस तरह थी कि हम तो अगर फर्नेस ऑयल से बनाएं तो खत्म हो सकती है। तो शहबाज शरीफ साहब को ये समझ में नहीं आया कि शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल कहा। मेरा मतलब है कि एक गलती उनसे हुई, तो ये बस मान लेना। जो बड़ा लीडर, आपने फर्नेस का जिक्र किया तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है रेट्स कहां से कहां चले जाएंगे। जो एक्चुअली जिस लीडर ने ये सारा प्रोग्राम देना था वो नवाज शरीफ थे। उन्होंने 4 साल का, और 4 साल से पहले हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। ये बात ठीक है। अब इनकी, मैं ये कहता हूं कि ये जितने भी दावे करें, बिजली सरप्लस हमने छोड़ी, आज लोड शेडिंग 6 घंटे साल और रोजाना हो रही है। गैस कहां पहुंची, आज गैस की लोड शेडिंग हो रही है। ये इनके इस दौर में हो रहा है। इन्होंने 10 बिलियन दरख्त लगाने की बात की पंजाब में,
इन्होंने दावा किया कि 5 साल हमने KPK में हुकूमत कर ली है, वो भी तजुर्बा है इमरान खान साहब ने कहा, और 200 की बेहतरीन टीम बन गई है और मैं टीम बनाने का बड़ा माहिर हूँ। और मैं जब 6 महीने पे नाकाम हुए 100 दिन तो कहा 6 महीने दे, 6 महीने पे जब अखबार नवीस 1 साल दे, जब 1 साल पे पूछा तो कहने लगे 5 साल, अब कहते हैं 10 साल। वो जी वो चीन का 5 साल इंतजार कर लें, 10 साल फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, एक और सवाल है शहजादा जुल्फिकार साहब, वो पूछना वो इसलिए जरूरी है कि जब थोड़ा कारकर्दगी के हवाले से इन चीज़ों पे बात करें, क्योंकि हुकूमती जो नारा था, जो एहतसाब का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नारा था, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड और इस किस्म की बातें, उसके हवाले से करप्शन फ्री पाकिस्तान, उसमें आप इनको कहाँ ग्रेड करते हैं? देखिए उसमें 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 तो मैं बिल्कुल ये कहता हूं कि बहैसियत बिल्कुल न्यूट्रल प्लेयर, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना फार नून लीग या पीपल्स पार्टी या PTI, उसमें इनको बहुत बुरी नाकामी हुई है। उसकी वजह यह है कि जिन पे नैब के इल्जाम थे वो खुद शामिल भी होते रहे, इनके साथ भी आते रहे और ये एक्सेप्ट करते रहे। खान साहब को शायद ये मेरे ख्याल में होगा, मलाल होगा कि जब ये 5 साल गुजारेंगे कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि ऐसे लोग पीपल्स पार्टी से आ गए जिन पे इल्जाम लगाते रहे, नून लीग से आना शुरू हो गए। आप अभी मैं अरबाब गुलाम रहीम का पढ़ रहा था कि उनको भी उन्होंने पॉलिटिकल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब जिन लोगों पे इल्जामात हैं, जिन लोगों को, अगर आप एक साफ देखें, नौजवानों को आपने एक नारा दिया कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप उन चीजों को उनको लोगों को दूर रखते और जिन जिन लोगों पर इल्जामात थे उनको बिल्कुल फेयर उसके जरिए करते, तो मेरे ख्याल में इसमें वो रहे। बल्कि लोग तो अब ये कह रहे हैं, नादिया मिर्जा, अभी तो लोग ये कह रहे हैं, ये भी अभी सुन रहे होंगे मेरी बात, लोग कहते हैं कि छोड़ दें भाई इसके अकाउंटेबिलिटी की बात, आप सब मिल के इस मुल्क को चलाएं, इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं, वरना ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा कि कोई आएगा कोई जाएगा, कोई ये सब नारा लगाता रहेगा। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, टाइम की कमी है। शहजादा जुल्फिकार साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिद्दीक अल फारूक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुजैन रूत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि कुछ अचीवमेंट जरूर हैं, लेकिन बहरहाल एक्सपेक्टेशंस हाई थी या हाई कर दी गई थी, वो मीट नहीं हो सकी हैं। 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आएगी तो उस पर यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन वो जो होप्स थी वो दुआ है कि कम से कम वो 5 साल में जरूर पूरी हो जाए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।